आज अपन स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ना अभी जिस चीज पे फोर्स निकाला था वो चीज थी मूविंग चार्ज, एक आइसोलेटेड चार्ज जो मूव कर रहा हो। उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो लगता है F इज इक्वल्स टू क्यू बी क्रॉस बी। ये फोर्स लगता है। ठीक है, एक क्यू चार्ज जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में है तो उसके ऊपर ये फोर्स लगता है। ये हमने पढ़ा है। इसी प्रॉपर्टी पर, इसी रिसोर्स पर हम बैंक करते हुए पढ़ेंगे कि कंडक्टर जिसमें आई करंट बह रहा हो उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस्ड है तो। ठीक है, एक कंडक्टर जिसके अंदर आई करंट चल रहा हो उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा। तो हम इसी फॉर्मूला से इस फॉर्मूला को डिड्यूस करने की कोशिश करेंगे जो हम आगे लगाएंगे इस चैप्टर में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वायर है, एक कोई भी वायर है, और लेट से उसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम जानना चाहते हैं कि इस वायर पे कितना फोर्स लग रहा है अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो मैं एक काम करता हूं, इसका कोई सेगमेंट ले लेता हूं डीएल, और स्टोरी ध्यान से सुनना। इस डीएल सेगमेंट में से भी कितना करंट बह रहा है? आई। ठीक है, और इस डीएल की जो लोकेशन है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है बी। इस डीएल का जो लोकेशन है ना उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है? बी। हो सकता है बाकी जगह अलग हो, लेकिन बी कहां पर मैग्नेटिक फील्ड है? जहां पर ये एलिमेंट डीएल है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है बी। इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा? हम तो इतना ही जानते हैं कि फोर्स लगता है सर क्यू वी क्रॉस बी। ये फोर्स लगता है ना, क्यू वी क्रॉस बी फोर्स लगता है। तो इसके अंदर से चार्ज कितना फ्लो हो रहा है? वो हो रहा है आई डी टी, जैसा कि हम हमेशा से लिखते आ रहे हैं इस चैप्टर में, आई डी टी चार्ज फ्लो हो रहा है। डी क्यू बाई डी टी इज आई, तो क्यू इज आई डी टी। वी चार्ज की वेलोसिटी विच इज डी एल बाई डी टी। ये जो है वो प्रिसाइजली इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, डी एल बाई डी टी क्रॉस बी। ऐसा ये फोर्स लगेगा। हमने इसी फॉर्मूला से इस फोर्स को लिखने की कोशिश की है। ये डी टी और ये डी टी सेम है तो इसको काट सकते हैं अपन। ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू आई डी एल, एज ए वेक्टर ट्रीट करेंगे अपन, क्रॉस बी। अब ध्यान से सुनना, और एक्चुअली इसको मेरे को डेल एफ लिखना चाहिए, छोटे से एलिमेंट पे फोर्स है इसलिए मैं इसको डेल एफ लिख देता हूं। ये फोर्स लगेगा इसके ऊपर, और यहां पर एंटरिंग चार्ज छोटा सा डेल क्यू लिख लेता हूं मैं। ये फोर्स लगेगा आई एल क्रॉस बी, आपने पढ़ा होगा आई डी एल क्रॉस बी फोर्स लगता है, डेल एफ। ये पहले से वेक्टर फॉर्म में है तो ये फोर्स का डायरेक्शन निकालना वही हमारे राइट हैंड पाम रूल से हम निकालेंगे। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि हम वेलोसिटी की तरफ करते हैं अपना थंब और फिंगर को स्ट्रेच करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो मान लीजिए यहां पर इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और यहां पर वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज किस तरफ है? जिस तरफ करंट है। तो अब यहां पर जो थंब स्ट्रेच करेंगे हम किस तरफ कर देंगे? करंट की तरफ स्ट्रेच कर देंगे। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इसके ऊपर कुछ ऐसा लगेगा एफ। हाँ या ना? हाँ। क्या ये पूरे वायर पे फोर्स है? आंसर है नो। एलिमेंट पे, जिस एलिमेंट के स्थान पर मैग्नेटिक फील्ड बी है उस जगह पे फोर्स है ये। जैसे मान लो यहां पर बी है और यहां पे फील्ड बी डैश होता, तो यहां पर एक्सप्रेशन में क्या आ जाता? आई डीएल क्रॉस बी डैश। यानी पूरे वायर के लिए इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स है, एक वायर के एक छोटे से सेगमेंट पे लगने वाला फोर्स है ये। डन। अब देखना, जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर हम कुछ उदाहरण करते हैं, एग्जांपल करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले मैं सारे एग्जांपल्स में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लूंगा। मैग्नेटिक फील्ड को अपन रखेंगे यूनिफॉर्म। जैसे एक सबसे इजी एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल सामान्य सा एग्जांपल, कि आपके पास ये वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, और ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, उसका वैल्यू है बी, और एक वायर है जिसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है।
और हमको बताना है कि इस पूरे वायर पे जिसका लेंथ L है, इस पूरे वायर का लेंथ है L, इस पूरे वायर पर क्या फोर्स लग रहा है, इस पूरे वायर पर क्या फोर्स लग रहा है। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। ये हमको फाइंड करना है। तो इस वायर को हम छोटे छोटे सेगमेंट्स डीएल में तब्दील करेंगे, और मैं मान लेता हूँ ये कोई सेगमेंट है डीएल लेंथ का, तो डीएल लेंथ इस तरफ हो जाएगी, आई डीएल का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये डीएल लेंथ है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, और डीएल इधर है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर। लेट्स से ये फोर्स डेल एफ है, डेल एफ है ऐसा। यहां पर भी कोई डीएल लेंथ आएगी, दूसरे कलर से शो कर देता हूं इसको, यहां पर भी कोई डीएल लेंथ आएगी, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी डेल एफ ही होगा, क्योंकि लेंथ भी डीएल वही है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ बी वही है, सब कुछ वही है अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो। आया नहीं, यानी कि कोई भी सेगमेंट आप डीएल लेंथ का देखोगे उसके ऊपर डेल एफ डेल एफ डेल एफ डेल एफ सारा फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। यानी अगर मैं आपको इस सेगमेंट ऑफ वायर के ऊपर टॉर्क पूछूं तो क्या लगेगा, वो जीरो, क्योंकि डेल एफ यहां से लग रहा है, डेल एफ यहां से लग रहा है, डेल एफ डेल एफ डेल एफ ट्रांसलेट करा पाएगा इसको ये फोर्स। तो फोर्स नेट कितना लग रहा है, फोर्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल क्रॉस बी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों। इसमें क्या डीएल क्रॉस बी वेराइंग है, आंसर है नो, डीएल और बी के बीच में वही एंगल पड़ा हुआ है, डीएल बी यूनिफॉर्म है ना इसमें, तो डीएल क्रॉस बी वही है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, आई डी एल इंटू में बी इंटू में साइन थीटा, साइन थीटा हर जगह क्या है 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री, ये हो जाएगा फोर्स। और एक्चुअली इसका इंटीग्रेशन करना चाहिए हमको, साइन 90 डिग्री हर जगह है तो ये 1 हो जाएगा, अरे हाँ कि नहीं। तो आई और बी कांस्टेंट है, बाहर चले जाएंगे, आई अब ये सिर्फ बी का मैग्नीट्यूड रह गया, और इंटीग्रल किसका होगा, लेंथ डीएल का, तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एल, तो ये हो जाएगा आई एल बी, कितना फोर्स लगेगा। आई एल बी को कुछ बच्चे रट लेते हैं जो कि गलत बात है, फोर्स हमें सिर्फ डीएफ पता है जो आई डीएल क्रॉस बी है, ना कि आई एल बी। आई एल बी कब हो जाएगा फोर्स, जब लेंथ ऐसी कैसी हो जैसी है, और मैग्नेटिक फील्ड बी क्या हो, यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, बी यूनिफॉर्म हो हर जगह, ठीक है। अब एक और अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, आइए। इसके ऊपर टॉर्क लगेगा जीरो और ये लगेगा फोर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल में अपन ऐसा कुछ वायर ले लेते हैं, ऐसा ऐसा। अच्छा ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। अच्छा इस क्वेश्चन में एक चीज और बता देता हूं मैं, कि आपसे कई बार पूछ सकते हैं कि ये जैसे वायर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ये एल इसकी लेंथ है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट कर रहा है सब पॉइंट्स पे, तो इसको हवा में हैंग रखने के लिए इसका मास एम है, कितना करंट इसके अंदर फ्लो करना चाहिए इस वायर सेगमेंट के अंदर, तो कितना करना चाहिए, तो आई एल बी फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, तो आई एल बी किसको बैलेंस आउट करना चाहिए, एम जी को, आपको आई निकालना हो, क्या आ जाएगा एम जी बाय में बी एल। बहुत ही साधारण से प्रॉब्लम इस पे बन सकते हैं। ठीक है? अब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एक और उदाहरण लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। इसके अंदर अपन को क्या करना है, ऐसा वायर सेगमेंट ले लेता हूं मैं, इसकी लेंथ है लेट से आर, इस सेमी सर्कल की रेडियस है आर, तो ये लेंथ हो जाएगी 2r, और ये वाली लेंथ है फिर से आर, और करंट क्या कर रहा है, ऐसा फ्लो कर रहा है बच्चों, इस टाइप से ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, आई वैल्यू का करंट फ्लो कर रहा है इस टाइप से। हमको ये बताना है कि इस वायर पर कितना फोर्स लग रहा है और किस तरफ लग रहा है, तो हमको निकालना है फोर्स ऑन करंट कैरिंग सेगमेंट। ये जो हमको चित्र में दिख रहा है, इस सेगमेंट पे कितना फोर्स लग रहा है, किस तरफ लग रहा है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है अपना आई, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और मैग्नेटिक फील्ड है बी इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, हमारा फेवरेट बी है।
तो हमको बताना है इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। देखो यहां पर ऐसा है कि ये इतना सेगमेंट का तो अपन निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट पे डेल एफ ऊपर ही लग रहा है, तो नेट फोर्स भी ऊपर ही लगेगा एफ वैल्यू का। इतने सेगमेंट पे फोर्स हो जाएगा आई आर बी, ऊपर की तरफ अपवर्ड इतने सेगमेंट पे, और ऐसा इस सेगमेंट पे हो जाएगा, तो 2 IR भी कर देता हूं। इस सेगमेंट मतलब इस वाले पोर्शन पे। अब ऐसा सेगमेंट हमने कभी देखा नहीं, हम पहली बार देख रहे हैं। देखिए यहां पर कोई भी डीएल एलिमेंट कंसीडर कीजिए, ऐसा कोई भी डीएल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट है डीएल। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और करंट की डायरेक्शन ये है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ फोर्स लगेगा एफ, राइट। मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं इस चीज को, और ये जो फोर्स है ये लगेगा इस तरफ डेल एफ। इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, मैं ज्यादा मैसी नहीं करना चाहता चित्र को, वैसे यहां से और ऐसे ऐसे दो कंपोनेंट और दिखा सकते हो, इसी के दो कंपोनेंट दिखा सकते हैं, हाँ या ना। अब देखो यहां पर भी एक डीएल एलिमेंट आएगा, इसके ऊपर भी डेल एफ लगेगा, इसके भी आप दो कंपोनेंट कर सकते हो, एक ऐसा और एक ऊपर। आपको क्या लगता है कि यहां ऐसा डीएल होगा तो यहां पर भी होगा ना? अरे वहां होगा तो इधर भी होगा। तो इसके इधर वाले ये वाले जो कंपोनेंट है, ये वाले कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और केवल केवल ऊपर वाला कंपोनेंट ही डेल एफ का बचेगा। अब ऊपर वाला कंपोनेंट जो है डेल एफ का, जो फोर्स का ऊपर वाला कंपोनेंट है, वो किस वजह से आया है वो देख लेते हैं। तो ये डीएल है, जो डीएल वहां ड्रॉ किया हुआ है यही तो है वो डीएल। इस डीएल के खुद के दो कंपोनेंट कर सकते हो आप, एक ऐसा और एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इस वाले कंपोनेंट पे जो एक्स डायरेक्शन में है, इस वाले कंपोनेंट पे फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर। और इस वाले पर कहां लग रहा है? इधर। अरे हाँ कि नहीं? ऐसे ही जब डीएल आपका ऐसा नीचे की तरफ लोगे आप, तो एक कंपोनेंट तो इसका ऐसा होगा डीएल का, डीएल क्रॉस बी तो करना होता है, एक कंपोनेंट डीएल को फिर वेक्टर फॉर्म में तोड़ सकते हैं ना आप। तो डीएल एक ऐसा और एक ऐसा डीएल, तो इस डीएल पे, इसको इस डीएल पे तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर, और इस वाले पे लगेगा इधर। और इस वाले पे किधर लगा था? इस वाले पे, इस वाले पे लगा था इधर। अरे हाँ कि नहीं? और इस वाले सेगमेंट पे कहाँ लग रहा है? इस तरफ। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एक डीएल का कंपोनेंट ऐसा है, एक डीएल ऐसा है, जिसके इस वाले सेगमेंट पे और इसमें भी इधर का एक सेगमेंट आएगा, दोनों पे फोर्सेस ऊपर की तरफ हैं जो ऐड हो जाएंगे, और एक डीएल का कंपोनेंट ऊपर है, एक डीएल का कंपोनेंट नीचे है, उन पे फोर्सेस भी आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे एसेंशियली। तो हमको क्या करना चाहिए? देखो हमको सिर्फ डीएल का वो सेगमेंट ऐड करना चाहिए जो आगे की तरफ है कि नहीं? उसी के ऊपर तो ऊपर फोर्स लगा था, तो इस डीएल को हर एक टुकड़े को इतना इतना टुकड़ा ऐड करते जाएंगे, तो कितना बन जाएगा? ये 2R बन जाएगा, यहां से लेकर यहां तक। अरे हाँ कि नहीं? कितना बन जाएगा? 2R। तो क्या हो जाएगा? 2R, तो इसका लेंथ आई एल बी, एल 2R है, और आई और बी, ये कितना हो जाएगा? 4BIR। अब मैं आपको एक कतई शानदार तरीका बताता हूं, इन सब उलझनों में अपन को नहीं उलझना, बार 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 रिपीट कर करके ये चेक नहीं करना है। एक बहुत आसान सा तरीका है इसका, पहले मैं उस मेथड को डेवलप कर देता हूं, सिद्ध कर देता हूं पहले, ये बात सच है। जैसे जैसे आपके पास कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट है ऐसा, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो कुछ करंट ऊपर गया होगा, फिर वापस वो नीचे आया, और ये यहां से लेकर एक 1 पॉइंट है, एक 2 पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक करंट पहुंचा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लेट से अंदर की तरफ है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। अब हमको निकालना है कि इस सेगमेंट पे कितना फोर्स लगा, तो इसके अपन को बहुत सारे डीएल डीएल देखने पड़ेंगे, हाँ या नहीं? अरे हाँ या ना? ठीक है, बहुत सारे डीएल डीएल देखने पड़ेंगे, हर सेगमेंट डीएल पे फोर्स देखना पड़ेगा। अब एक बात सोचो कि अगर बी, ये जो बी है वो हर जगह यूनिफॉर्म है, और आई भी है, हर जगह आई आई है,
हमारे पास फॉर्मूला है किसी भी एलिमेंट पे लगने वाले फोर्स का, ये ऐसा, ये छोटा सा फोर्स लगेगा और हमको इस फोर्स का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तब टोटल फोर्स आएगा, है ना। बस वो शॉर्ट ट्रिक लगाने का आपको वजह बता रहा हूँ मैं, जो आप लगाने वाले हो। तो बी क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो डीएल के कुछ भी कंपोनेंट होंगे, एक बी के पैरेलल, एक बी के परपेंडिकुलर, एक बी के ऊपर ऊपर की तरफ होगा, एक कोई नीचे की तरफ होगा, मतलब ऐसे कुछ कंपोनेंट होंगे। कुछ डीएल का कंपोनेंट इस डीएल का क्या होगा, कुछ ऊपर होगा, कुछ आगे होगा। इस डीएल का क्या होगा, कुछ क्या होगा, नीचे होगा, और कुछ कुछ नीचे होगा, और कुछ इधर होगा, ऐसे ही होगा। तो जो इधर वाले सेगमेंट में कुछ ऊपर था और उधर वाले सेगमेंट में कुछ नीचे था, क्योंकि दोनों जगह बी वही बी है, तो जो फोर्स आएगा उसको वो कैंसिल कर देंगे। यानी डीएल का इफेक्टिवली जो कंपोनेंट काम आएगा, अगर इस बी को आप यूनिफॉर्म करके बाहर फेंक दो, तो ये आ जाएगा आई बी और इंटीग्रल ऑफ डीएल। डीएल किस चीज का डिस्प्लेसमेंट है, करंट का। यानी ये डीएल का इंटीग्रल लिखना है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट। और प्रिसाइजली डीएल क्रॉस बी था वहां पे, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। बस, और ये हो जाता आपका डेल एफ का इंटीग्रल, यानी एफ, ये कंप्लीट फोर्स एफ हो जाता है। इंटीग्रेशन लगा रखा तो यहां भी लगा देंगे। मैं दोबारा बता दूंगा आपको मैंने क्या लिखा है, आप इतना लिखिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट ऐड करना है। क्या ऐड करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट ऐड करना है, ठीक है। अगर इफ, ये कब लगेगा, यदि और केवल यदि बी इज यूनिफॉर्म, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में अगर बी यूनिफॉर्म है तभी लगेगा ये। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बी यूनिफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं क्या, बी तो ऐसा क्लोज लूप बनाता है ना। किया तो था अपन ने, किसमें, सोलेनोइड में, इनफाइनाइट शीट्स में, किया था कि नहीं किया था। देखो मैंने ये लिखा है, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, जैसे ये सवाल था और इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा था, इसके अंदर कौन सा करंट फ्लो कर रहा था, आई करंट फ्लो कर रहा था। आप कुछ मत करो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस प्लेन में जो भी चीज होगी सारी परपेंडिकुलर होगी। करंट का डिस्प्लेसमेंट कुछ ऊपर हुआ है, कुछ नीचे हुआ है, ऊपर नीचे डिस्प्लेसमेंट मिलाएंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो जीरो लिखेंगे। अरे है कि नहीं, वो आपको फोर्सेस से मैंने दिखा दिया। तो कुल मिला के आप यहां से लेकर यहां तक ही तो है डीएल का इंटीग्रल। करंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 4r। करंट का डिस्प्लेसमेंट इन व्हाट डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि ये डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ऊपर गया है उतना ही वापस नीचे आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट तो यहां से यहां 2r ही हुआ है ना इसका। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 4r इंटू बी इंटू में आई, ये फोर्स हो जाएगा आपका सिंपली। लेकिन इसके लिए बी, इस जगह पे जो बी है वही बी किस जगह पे होना चाहिए, इस जगह पे। अरे जैसे इस डीएल पे जो फोर्स लगा था वो इस डीएल के फोर्स से काटा था अपन ने, वो कब काट सकते हैं, बेसिकली हमें लेंथ कैंसिल थोड़ी करनी है, हमें तो फोर्स कैंसिल करने थे। तो यहां पर बी जो है वही बी यहां पर होना चाहिए ना, एज इट इज, तब जाके ऐसा होगा। तो डीएल क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म। ठीक, डीएल क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है बच्चों, बी बराबर आई प्लस जे प्लस 2k, ऑब्वियसली है ना, क्योंकि इसका वैल्यू तो वही है, कुछ कुछ आई में, कुछ कुछ जे में, कुछ कुछ के में, ज्यादा बड़ा है के में, है तो यूनिफॉर्म ही है बी। इस बी ऐसे दे रखा है, और आपको कोई वायर स्टार्ट कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ वायर दे रखा है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका बाहर की तरफ जेड एक्सिस है, ऐसा बाहर की तरफ आ रहा है जेड एक्सिस। और आपको कह रहा है कि एक वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और वायर कुछ इस टाइप से है, वो वायर जो है वो इस टाइप से है कि उसमें करंट आई यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, और इसका कोऑर्डिनेट अपन मान लेते हैं 0,1,0, ठीक है। उसके बाद में इस वायर से करंट कुछ कुछ कहाँ आया, बाहर आया। बाहर का मतलब, बाहर का मतलब कहाँ लाना चाह रहा हूँ मैं इसको, इस पेज के बाहर जेड एक्सिस में ऐसे आया, तो और फिर वो करंट कहीं जेड एक्सिस में पहुंच गया कहीं पे, राइट।
तो वो पहुंच गया जैसे 0 1 1 पे पहुंच गया करंट, क्लियर है। और उसके बाद में वो x में भी चल गया 2, लास्ट में वो करंट पहुंच गया 2 1 1 पे। मतलब मेरे कहने का मतलब करंट यहाँ गया। ऐसा तार ले रखा है आपने एक, ये तार है, बहुत ही अजीब क्वेश्चन है ना, बहुत ही अजीब क्वेश्चन है। एक तार है जो ऐसा है, उसके बाद तार कैसे मुड़ा हुआ है ऐसे एल शेप में, उसके बाद तार कैसे मुड़ा हुआ है ऐसे, तो उसमें करंट ऐसे करके ऐसे जा रहा है। तो आपको क्या करना है, ये तार ओरिजिन से शुरू हो रहा था अगर, तो क्या लेना है, डी एल वैक्टर लेना है, यानी एल वैक्टर ही तो लेना है बच्चों यार। एल वैक्टर क्या होगा, फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ एल विच इज 2i प्लस जे प्लस के। अरे हाँ या ना, ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, एल वेक्टर। और इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमको किससे, कौन से वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बी वेक्टर से। और बी वेक्टर क्या है, i प्लस जे प्लस 2k। मेरी बात समझ में आ रही है। क्यों कर सकते हैं, आई डी एल क्रॉस बी बताया था मैंने, तो एल क्रॉस बी क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। तो करंट का सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है करंट का, पहले करंट यहां गया, फिर बाहर निकला, और फिर क्या करा, इधर चला गया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट लिखना है फाइनली। अरे हाँ कि नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट के लिए इसका वेक्टर लिख लिया, और इसको इसके साथ किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बी के साथ। हमारी कोई हेडेक नहीं है बाकी। तार कैसा भी ऊटपटांग तार दे दो आपको, आपको क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट। आपके परीक्षा वाले ये क्वेश्चन पूछते हैं क्या, तो आंसर है नो। नीट वाले ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते। और आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट डीएल क्रॉस बी में क्या चीज क्या है, बस इसलिए। मेरी बात समझे। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, आई एल क्रॉस बी। आई एल क्रॉस बी हमारे पास फॉर्मूला कब हो जाएगा, जब हमें फोर्स निकालना हो और बी हर जगह यूनिफॉर्म हो। वरना एक एलिमेंटल फोर्स निकालेंगे और उसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे, आई डेल एल क्रॉस बी करेंगे। ये बात आपको समझ में आती है क्या, अगले एग्जांपल्स पे चल सकते हैं क्या, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई ना। तार का कोई भी शेप देंगे तो घबरा जाएंगे क्या आप, नहीं। डी एल क्रॉस बी करना है बस, डी एल क्रॉस बी, आई डी एल क्रॉस बी करना है, कर देंगे ना। आगे चलो क्या नेक्स्ट टॉपिक पे। किसी भी सेगमेंट ऑफ वायर जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा हो और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी हो, तो उसके ऊपर ये फोर्स लगता है। जैसे एक दो एग्जांपल कर लो तुम पहले, फिर आगे चलेंगे। जैसे यही वाला सवाल है, और आई करंट इधर फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है बी वैल्यू का, ठीक है। यही सवाल है केस 1 में, मैग्नेटिक फील्ड इधर है बी वैल्यू का। केस 2 में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है बी वैल्यू का। केस 3 में मैग्नेटिक फील्ड इधर है बी वैल्यू का। और केस 4 में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, केस 4 में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है बाहर की तरफ बी वैल्यू का। ये 4 केसेस हैं आपके पास, बी वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड है हर बार, आई करंट है, और ये आर है, ऑब्वियसली ये भी आर है, और ये भी आर है, और ये भी आर है। ऐसा चित्र से लग नहीं रहा पर ऐसा है, ठीक है। तो आपको बताना है इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा चारों केस में। सबसे पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में और करंट का डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड में, तो फोर्स कितना लगेगा, एल क्रॉस बी ही क्या हो गया, 0 हो गया। एल और बी आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो फोर्स कितना लगेगा पहले केस में, 0। फर्स्ट केस में जो फोर्स का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ऐसा का ऐसा थर्ड केस में हो जाएगा। वजह क्या है, क्योंकि करंट का डिस्प्लेसमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल है, एंगल है थीटा, इन दोनों के बीच में साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा हर जगह का लिखते हैं, और साइन थीटा हर जगह कितना है, 180 डिग्री। दूसरे केस में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, उस तरफ फिंगर स्ट्रेच कर लो, और करंट के डिस्प्लेसमेंट की तरफ अपना हैंड का थंब स्ट्रेच कर लो, उसी राइट हैंड का, तो पाम की जो डायरेक्शन होगी फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो ये फोर्स लगेगा के कैप में, हमारे माथे में फोर्स लग जाएगा, माथे में तार लगेगा, ठीक है। लास्ट केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बाहर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो ये फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। और इन दोनों का, इन तीनों का जहां जहां फोर्स लगे थे, कितने केस में लगे थे, 2 ही केस में लगे हैं, इन दोनों में
जो वैल्यू होगा वो होगा 4BIR, क्योंकि 4R डिस्प्लेसमेंट है, I करंट है, B मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है? सही है। अब एक बहुत जबरदस्त हेडिंग लिखिए। अच्छा, एक केस मैं आपको वैसा भी करा देता हूं जिसमें वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है? जैसे उदाहरण के तौर पे देखो, हम अभी तक है ना वन स्टेप प्रॉब्लम कर रहे थे। वन स्टेप प्रॉब्लम का मतलब होता है इन प्रॉब्लम्स के अंदर हमको ये बी वगैरह कैलकुलेट नहीं करना था, और बी मैंने दे रखा था, और हमको क्या कैलकुलेट करना था, आई डी एल क्रॉस बी, सब कुछ दे रखा था, और फॉर्मूला में ले जा करके हमको क्या करना था, पुट करना था सिर्फ। ऐसे टू स्टेप प्रॉब्लम भी हो सकता है जिसमें हो सकता है आपको बी कैलकुलेट करना पड़े, और हम इसी के साथ वेराइंग बी का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें वी क्या कर रहा हो, बी क्या कर रहा हो, वेरी कर रहा हो हर जगह पे, तार के हर एक सेगमेंट डीएल पर बी क्या हो, अलग अलग हो। जैसे उदाहरण के तौर पे ये मान लेते हैं ये इनफाइनाइट वायर है, और इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I1, इनफाइनाइट वायर है, और यहां पर इससे ए डिस्टेंस पर एक वायर है जिसका खुद का लेंथ है B, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2, लेट से इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2, और इसका लेंथ है B खुद का, और इसका पहला शिरा जो है वो A दूरी से स्टार्ट होता है। आपको बताना है, ये जो सेकंड वायर है, आपको बताना है फोर्स ऑन वायर सेगमेंट 2 ड्यू टू 1, ये बताना। करो। क्योंकि सेगमेंट ऑफ वायर पर है ना मैग्नेटिक फील्ड हर जगह अलग अलग है। इस जगह कुछ और है, 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 इस जगह कुछ और है। तो समस्या है हमारे को, हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते आई एल क्रॉस बी, एल तो इसका बी है, लेकिन ये जो बी है वो हर जगह ही अलग अलग है, तो हमें एलिमेंटल फोर्स करना पड़ेगा, एलिमेंटल फोर्सेस देखने पड़ेंगे। तो मैं इतना सेगमेंट रीड्रॉ कर देता हूँ एक बार, ये वो सेगमेंट था, है ना? तो हम क्या करते हैं, किसी भी डीएल या डीएक्स लेंथ के सेगमेंट पे फोर्स निकाल लेते हैं, इतने पे, क्योंकि यहां तक तो इतनी सी दूरी में तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा ना, डीएक्स बहुत ही स्मॉल है, एक पॉइंट जितना है। तो यहां से एक्स दूरी पर, यहां से एक्स दूरी पर एक डीएक्स एलिमेंट लिया है, और उस डीएक्स एलिमेंट पर फोर्स जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर की वजह से उन सभी लोकेशंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा, और उसका वैल्यू अलग अलग होगा। इस एक्स दूरी पर क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πx, इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा उस पे, उस जगह पे। म्यू नॉट आई अपॉन में 2πx, इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, होगा कि नहीं होगा उस जगह पे? तो अपन को लिखना है इस dx पर लगने वाला फोर्स। तो क्या फोर्स होता है, आई जो इसमें फ्लो हो रहा था, इसमें फ्लो कितना हो रहा था, I2 dl क्रॉस बी, और इसका dl कितना है, dx, क्योंकि एक ही बी मल्टीप्लाई करना है, अपन पूरा एल मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी का एक वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होगा फिर इसके साथ। बी कितना है, एक्स दूरी पर इतना, और इसको क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट, तो ये क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा, राइट? नेट फोर्स कितना आ जाएगा देखना, और ये आई जो है उस की वजह से फील्ड क्रिएटेड है, तो वहां पे I1 टर्म आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा म्यू नॉट I1 I2 dx, और 2π ये सब बाहर चले जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा x, और पहला x यहां से लेना चालू किया था, तो पहला x लिया होगा a दूरी पे, लास्ट में जो x लिया होगा वो लिया होगा a प्लस b दूरी पर, तो ये आ जाएगा f इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 2π, और dx बाई एक्स का हो जाएगा ln x, अपर लिमिट पहले पुट होगी लॉग में, और लोअर लिमिट बाद में, ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके ऊपर फोर्स लगे ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ लगे, देखना पड़ेगा, हाँ ऊपर की तरफ।
क्या इस बार इसके ऊपर नेट टॉर्क 0 होगा बच्चों? आंसर है नो। इस बार इसके ऊपर टॉर्क होगा, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है और डीएल लेंथ वही है, तो यहां पर फोर्स एफ लगेगा। लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा? वीकर एंड वीकर, तो ये इस तरफ स्विंग हो जाएगा। टॉर्क को फिर कभी कैलकुलेट करेंगे आगे, फिलहाल के लिए फोर्सेस देख रहे हैं। तो ये इसके ऊपर फोर्स का इवैल्यूएशन हो जाएगा, इसके ऊपर नॉन जीरो टॉर्क लगेगा, वो घूम जाएगा इस बार। अगला एक बोर्ड्स की दृष्टि से बहुत बड़ा टेम्पलेट है, वो बार बार आता रहता है, तो वो देख लेते हैं। दो पैरेलल वायर्स हैं आपके पास, एक में करंट फ्लो रहा है I1 और दूसरे में करंट फ्लो रहा है I2। इस बार भी मैग्नेटिक फील्ड हमें खुद निकालना पड़ेगा, इसके वजह से इस पे या इसके वजह से इस पे। हमें क्या निकालना है ना, हमें निकालना है फोर्स ऑन टू, इस टू वाले एलिमेंट पे ड्यू टू 1, और यहां पर d इनके बीच की दूरी है, और फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल देना इसमें, क्योंकि लेंथ इसकी इनफाइनाइट है तो फोर्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल देना। और कोई डेटा देना है? I1 I2 इनके बीच में करंट है, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। वायर 1 की वजह से वायर 2 पर फोर्स निकालना है अपन को। करिए। तो बच्चों यहां पे इसके ऊपर हमको फोर्स निकालना है, तो इन सभी लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, क्योंकि सभी लोकेशंस इससे डिस्टेंस डी पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर है। उसका वैल्यू होगा म्यू नॉट I1 अपॉन में 2πd। ये तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा इस लोकेशन पर। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 है, ठीक है, इसको B1 लिख दो चाहे। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड होगा ये अंदर की तरफ, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड इस लोकेशंस पे अंदर की तरफ होगा। यहाँ पे भी अंदर, यहाँ पे भी अंदर, यहाँ पर भी अंदर, और यूनिफॉर्म भी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस सेगमेंट पे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर की तरफ करंट है, तो इस तरफ फोर्स लग जाएगा, हर सेगमेंट पे इस तरफ लगेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा F। इसके ऊपर भी ऐसा ही होगा, ठीक है, ऐसा ही इसके ऊपर फोर्स लगेगा। इधर आप चेक करोगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? ऊपर करंट जा रहा है तो बाहर आएगा, बाहर मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर की तरफ करंट है, तो फोर्स इधर आएगा, इसके ऊपर भी फोर्स इधर लगेगा। यानी ये दोनों वायर्स सेम डायरेक्शन में करंट होने की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। फोर्स का डायरेक्शन पहले ही लिख दिया है, एल क्रॉस बी करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन ही आता है बेसिकली। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस लेंथ एल के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए साइन थीटा भी 90 है, साइन थीटा 1 है, मतलब थीटा 90 है। तो यहां पर अपन फोर्स लिख सकते हैं, फोर्स हो जाएगा म्यू नॉट, क्या होता है ILB, तो बी सबसे पहले लिख देता हूं, इनटू में एल। एल इसका कोई भी सेगमेंट DL ले लो, उसके ऊपर फोर्स निकाल रहा हूं मान लो मैं, ILB, बी बी लिख दिया, आई और लिखना है, और आई इसमें फ्लो होने वाला आई लिखा जाएगा I2। ये फोर्स माइनस आई कैप डायरेक्शन में है, और हमें फोर्स नहीं निकालना था, हमें निकालना था फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ को डिवाइड कर देता हूँ, जितनी लेंथ पे ये फोर्स लगा है, तो ये हो जाएगा, इसको याद रखना आंसर को, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2πd, ये फोर्स लगेगा। इस फोर्स में ना दो वायर्स पे, दो वायर्स पे जिनमें I1 और I2 करंट फ्लो हो रहा हो, फोर्स जो है वो अट्रैक्शन का लगेगा अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अपोजिट में कर रहा है तो आप खुद चेक कीजिएगा कि जो फोर्स है वो किसका लगेगा? रिपल्शन का। मेरी बात सुनना ध्यान से, यहाँ पे कुछ एक दिक्कत आ गई है जो हमने पढ़ी थी उन बातों में। हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कभी भी कार्य नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो कभी कार्य नहीं करता, मैग्नेटिक फोर्स।
मैग्नेटिक फोर्स नेवर डज एनी वर्क। तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इधर, यानी ये इधर की तरफ ट्रांसलेट होगा के ऊपर, क्योंकि फोर्स लग रहा है इधर, और वो फोर्स भी इधर लग रहा है और इधर ही चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी आ रही है, और मैग्नेटिक फोर्स भी इसके ऊपर इधर ही है। तो क्या मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है क्या? इस सवाल में, एक सवाल में वर्क करता है, बाकी सब जगह नहीं करता है क्या? हमने तो बोला था कि अनकंडीशनली कभी भी वर्क नहीं करेगा ये। इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि v क्रॉस b से जो भी आना है, वो जो भी आना है वो v और b दोनों के परपेंडिकुलर आना है, और यहां ये कह रहा है कि फोर्स आना है इससे, यानी फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कभी भी कार्य नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे तो कार्य करता हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे एक्चुअली वर्क कौन कर रहा है ना, वो हम नेक्स्ट चैप्टर मतलब EMI में जान पाएंगे कि हु इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइनेटिक एनर्जी। इस वर्क के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? जैसे ये तार इधर मोशन करेगा ना इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो आप एक चैप्टर पढ़ोगे जिसमें आप ये जानोगे कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चीज मूवमेंट करती है तो उसके अंदर एक EMF जनरेट होता है, बैक EMF, मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता हो कोई कंडक्टर मूव करता है ना, उसके अंदर क्या जनरेट होता है? एक EMF जनरेट होता है। इसमें करंट I2 मेंटेन करने के लिए ही इससे जो बैटरी कनेक्टेड है ना, इससे जो बैटरी कनेक्टेड है उसको ताकत लग जाएगी, क्योंकि ये यहाँ से क्या क्रिएट हो जाएगी, एक इसके अंदर विद इन इटसेल्फ एक बैटरी क्रिएट हो जाएगी। वो बाद में की बात है। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये वर्क नहीं करता, ये काइनेटिक एनर्जी जो भी देनी है मैग्नेटिक फील्ड नहीं देता, ये इलेक्ट्रिक फोर्स इसको देता है काइनेटिक एनर्जी। ये हम लेटर स्टेज में जानेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट बात वो ये है, वो एज ए हेडिंग लिखिए कि फोर्स ऑन ए क्लोज्ड लूप। एक क्लोज लूप के ऊपर कितना फोर्स लगता है? सबसे पहला और अभी के लिए ओनली केस लूंगा मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अगर वो क्लोज लूप रखा हो तो। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर ले रखा है जो क्लोज लूप बना रहा है, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ये हमको जानना है। उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ये जानना है। चलो फिर जानते हैं। मुझे एक चीज बताओ यार, कि ऐसा एक लूप है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है मान लीजिए बाहर की तरफ भी, और इसमें करंट जो है वो फ्लो कर रहा है इस तरफ I वैल्यू का। मुझे बताओ कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, बता सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड हर जगह भी है और बाहर की तरफ कितना लगेगा? जीरो। वजह क्या है? क्योंकि करंट का डिस्प्लेसमेंट है जीरो। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूं ये करके। जैसे इस फ्रेगमेंट को देखो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और करंट इसके अंदर इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसके ऊपर ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर की तरफ, और करंट है उस तरफ, तो कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे कोई और आसान सा पार्ट ले लेते हैं यार, ये है जैसे इसमें करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की तरफ, और करंट किस तरफ है? इस तरफ है करंट, तो कैसा कैसा फोर्स लगेगा? ऊपर की तरफ। मैं हाथ को बेंड नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसा इसका डायरेक्शन है, तो बाहर की तरफ लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, ऐसा एफ। इसके अंदर देखो, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की तरफ है, तो इसके ऊपर ऐसा आउटसाइड। इसके ऊपर, किसी के ऊपर तो बता दो, इसके ऊपर कैसा लगेगा? इसके ऊपर करंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो ऐसा बाहर की तरफ ऐसा लगेगा, और इसके एकदम परपेंडिकुलर लगेगा। ये कैसे पता मेरे को? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स होता है DL क्रॉस B, तो DL के कैसा लगना चाहिए? वो परपेंडिकुलर, ऐसा। इसको आउटवर्ड स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा। अगर ये फ्लेक्सिबल है, अगर ये फ्लेक्सिबल है, तो इसको वो क्या बना देगा? गोल बना देगा ऐसा। इसको क्या बना देगा? वो सर्कल बना देगा इस टाइप से।
स्ट्रेच कर करके, अगर ये फ्लेक्सिबल है तो। आप देखो ना, ऐसा करंट फ्लो हो रहा था ना, ऐसा ऐसा आई करंट ऐसा फ्लो हो रहा था, है ना। तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और करंट जो है वो इस तरफ फ्लो कर रहा है। जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, करंट जो है वो इस तरफ फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बाहर की तरफ, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। यहाँ पर आप चेक करोगे तो फोर्स लगेगा ऐसे, ऐसे बाहर की तरफ स्ट्रेच होने की कोशिश करेगा ना ये, ठीक है। इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा है, समेशन ऑफ ऑल द एफ्स क्या लग रहा है इसके ऊपर, 0। हालांकि हर फ्रेगमेंट पे फोर्स लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स क्या लग रहा है, 0। ऐसी स्थिति में एक चीज क्रिएट होती है जिसका नाम है टेंशन। ऐसी पोजीशन में जब पार्टिकल्स के ऊपर नेट फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है ऐसा इधर, और ये पार्टिकल्स यही हैं, तो अंदर की तरफ भी ऐसा फोर्स लगना चाहिए। अरे हाँ कि नहीं, वो फोर्स कौन सा फोर्स होगा, टेंशन। जैसे इसके ऊपर यार मैं इधर फोर्स लगाऊं, इधर फोर्स लगाऊं, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा है, 0। लेकिन यही रेत का बनाओ या फिर टूटने वाली चीज का बनाओ तो ये टूट जाएगा, ऐसा अलग अलग हो जाएगा। इसको बाउंड कौन किए हुए है, इस पे लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यानी ऐसा करने पर मैं इसके अंदर स्ट्रेस या फिर टेंशन जनरेट कर दूंगा। जैसे मैं दीवार पे इस पे बांध दूं, इधर टी या एफ फोर्स लगाऊं, तो आप स्ट्रेस और स्ट्रेन वाले चैप्टर में इसमें प्रोड्यूस टेंशन कैलकुलेट करते हो ना। तो आप एफ फोर्स इधर लगा के इधर बांधने की बजाय, बांधने वाला जो भी चीज थी यहाँ पे, जी जहां से भी हिंज था, वो भी तो एफ फोर्स लगा रहा था, उसकी बजाय आप खुद लगा दो अपने हाथों से एफ फोर्स इधर। अरे है कि नहीं, अभी भी इसमें क्या जनरेट हो जाएगा, टेंशन टी। उसकी कैलकुलेशन अपन यहां पे करना चाहते हैं, और ये जेई का प्रीवियस ईयर है, 2007 का है शायद, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन ये जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि इसमें टेंशन कितनी होगी। इसका रेडियस है आर, अगर लूप का लेंथ एल के टर्म्स में ये दिया हो, एल के टर्म्स में, तो आप एल के टर्म्स में आंसर निकाल सकते हो। अदरवाइज इसका रेडियस क्या है, आर, रेडियस के टर्म्स में निकाल सकते हो, एल के में भी निकाल सकते हो। आपको इसका सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताता हूं मैं, बिना इंटीग्रेट करे। वो ये है कि ये मान लो गोल गोल चीज है वो, जो ये बन गया है लूप। अब देखो मेरे पास सुनो, टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, इसको आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, आधे आधे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो आप। इस सेगमेंट पे ये वाला सेगमेंट कुछ फोर्स लगा रहा होगा यार, मतलब इसका एफबीडी बनाना है सिर्फ। चलो मैं इसको अलग दिखा देता हूं ऐसा, इसके एफबीडी में सिर्फ इस पे लगने वाले फोर्सेस दिखाते हैं। तो ये वाला जो नीचे वाला सेगमेंट है, ये वाला जैसे सेगमेंट है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा कुछ टी, ये वाला भी इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा, टी। वही टी इसके ऊपर वो वाला लगा रहा होगा, वही टेंशन है इसके अंदर। वैसे इसके ऊपर सारे फोर्सेस एफ 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 कैलकुलेट करोगे ना बच्चों, तो सारे फोर्सेस का सम ऊपर की तरफ आ जाएगा। उस एफ के बदले में ये इसका एक्सेलरेशन तो 0 है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। और वो सारे फोर्सेस इधर मिलके इधर कुछ लगा रहे हैं, तो 2t का जो फोर्स है वो उस एफ को क्या करना चाहिए, बैलेंस आउट करना चाहिए। तो 2t इज इक्वल्स टू एफ, जो भी फोर्स है। अब ये एफ फोर्स कितना है जो बाहर की तरफ लग रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, शायद ऐसे कर रहा था कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड था। करंट कैसे फ्लो कर रहा था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे कर रहा था ना, एग्जाम्पल में ऐसे कर रहा था शायद, ऐसे ही कर रहा था ना, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ नहीं था, बाहर की तरफ था, ठीक है। तो फिर बाहर की तरफ फोर्स लग गया था, ठीक है, यही था। तो अब बताओ करंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2r हुआ। करंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2r। तो फोर्स कितना लगेगा, 2t इज इक्वल्स टू BIR इंटू में 2, यानी 2r, जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट है यार। इसी पार्ट का एफबीडी क्यों बनाया है, क्योंकि इसी पार्ट पे फिर अपन पूरे पे लगा देंगे तो फिर तो मामला जज नहीं कर पाएंगे ना। इतने इतने पार्ट पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं देख रहे हैं, इतने इतने पार्ट पे एक तो इंटरनली ये फोर्स लगा रहा होगा, दूसरा पार्ट इसका, और एक कौन फोर्स लगा रहा होगा, जो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ बार बार इन सारे फ्रेगमेंट्स पे मिला के डेल एफ डेल एफ डेल एफ मिलके कितना होगा, इतना, ऐसा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो टेंशन कितना आ जाएगा, BIR, रेडियस के फॉर्म में। और इस लूप का लेंथ अगर 2 पाई r है और लेंथ l है, तो r यहाँ पे आप l अपॉन 2 पाई लिख सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो t इज इक्वल्स टू BIL बाई 2 पाई। दोनों ही टेंशन के फॉर्मूला है, जिस भी टर्म्स में आपको लिखना है।
इंपॉर्टेंट है, इजी है। हाँ, तो अपन ने टेंशन कैलकुलेट कर लिया इसके ऊपर। टेंशन कितना आया है, PIR, इस वैल्यू का टेंशन होता है अगर R उस लूप का रेडियस है जो अंततोगत्वा बनना ही है उसको। अल्टीमेटली अगर वो फ्लेक्सिबल है तो वो सर्कुलर शेप ले लेगा, क्योंकि सारे फोर्सेस उस DL के परपेंडिकुलर लग रहे हैं। लास्ट में वो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। अच्छा, हमने एक बात डिक्लेयर की है, वो डिक्लेरेशन हमारा ये है। अच्छा, जरूरी नहीं है वो सर्कल बने ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, जैसे पहले से कोई सर्कल और आई करंट ऐसा फ्लो और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो, तो ये श्रिंक होने लगेगा आपकी बार, इसके ऊपर श्रिंकिंग फोर्स लगेगा। ऐसा आप किसी भी DL पे देखोगे तो अंदर की तरफ फोर्स लगने लग जाएगा। हाँ, आउटवर्ड स्ट्रेचिंग अगर फोर्स हो तो टेंशन जनरेट हो जाएगा, ऐसा हम कह रहे हैं। अच्छा, एक डिक्लेरेशन जो हमने बहुत इंपॉर्टेंटली की है वो ये की है कि नेट फोर्स जो है सभी DF का समेशन कर देंगे तो वो 0 आएगा अगर करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो सर्कुलर लूप बनाता है, या सर्कुलर लूप नहीं, या क्लोज लूप बनाता है, मेक्स ए क्लोज लूप। लेकिन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एसेंशियली वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होना चाहिए। जैसे कि ये एक स्क्वायर है और यहां पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, और ऐसा कुछ ये करंट फ्लो कर रहा है इसमें, तो इस वाले सेगमेंट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, इस वाले सेगमेंट की तरफ इधर की तरफ फोर्स लगेगा, यानी इसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अप, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इधर, इसके ऊपर फोर्स लगेगा डाउन, चेक कर लीजिए, इसके ऊपर फोर्स लगेगा राइट, यानी इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, 0, और ये फ्लेक्सिबल नहीं है तो मूव नहीं होगा, और इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगा, 0, इस चीज के ऊपर नेट फोर्स लगेगा 0। अब देखो, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है अगर वो क्लोज लूप बना रहा है जैसे कि ये बना रहा था, तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगेगा। लेकिन हमें इन सवालों में क्या कैलकुलेट और करना पड़ सकता है, नेट फोर्स 0 लगने पर भी एक चीज लग सकती है, वो है टॉर्क। जैसे एफ फोर्स इस रॉड पे आप यहां लगा दो, एफ फोर्स यहां लगा दो, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0, लेकिन नेट टॉर्क इसके ऊपर 0 नहीं है। तो हो सकता है हमें वो इवेल्युएट करना पड़ जाए, उसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करना पड़ेगा। और अभी हमारा डिक्लेरेशन ये है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए। अच्छा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यहां बी है और यहां बी डैश है तो क्या इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगेगा, आंसर है नो। इस बात को सीधा ही मत रट लेना कि किसी भी क्लोज लूप में, ये कोई क्लोज लूप है, क्यों इसके अंदर किसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो, अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है क्लोज लूप, यूनिफॉर्म मतलब सभी जगह सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तब जाके इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगा, 0। इतनी बात क्लियर है, एक लूप अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर नेट फोर्स लगेगा 0। आइए नेट टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। रिलेशन ऑफ टॉर्क, आइए टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फोर्स पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, 0 होता है, तो बार बार फोर्स कैलकुलेट नहीं करना। दो केस लेते हैं इजी इजी से, मतलब एक ही केस में दो तरीके का मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। ये आपके पास एक स्क्वायर है या फिर एक रेक्टेंगल है, लेट से ए बी साइड का है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ इसमें हर जगह, तो फोर्स लगेगा इसके ऊपर 0 अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा था। हम्म? इसमें टॉर्क बताइए, कैलकुलेट टॉर्क। नेट फोर्स 0 लगता है तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कीजिए टॉर्क विद इन द बॉडी, ठीक है। तो इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर देखिए किधर फोर्स लग रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो इसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा एफ, सभी पार्ट्स पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा हो, नेट फोर्स भी ऊपर लग रहा हो एफ। इस वाले में इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा होगा एफ। ठीक है, इस वाले पार्ट में फोर्स लग रहा होगा यही वाला एफ नीचे, और इस वाले पार्ट में यही फोर्स लग रहा होगा एफ इधर डैश। तो आप देखिए कि इसके ऊपर नेट टॉर्क लग रहा है क्या? ये डेल एफ है, इसके ठीक सामने ये डेल एफ है, ये डेल एफ है, ये डेल एफ है, ये डेल, सारे फोर्सेस आपस में एग्जैक्टली लाइन ऑफ फोर्सेस आपस में एक ही हैं, तो एग्जैक्टली कैंसिल कर रहे हैं, तो नेट टॉर्क क्या लगेगा इसके ऊपर? नेट टॉर्क लगेगा जीरो, और फोर्स तो पहले से ही जीरो लग रहे थे गाइस, तो नेट टॉर्क भी लग रहा है इसके ऊपर जीरो। इसी केस को एक बार और दोहराते हैं। इसका रीजन ये नहीं है बेटा कि नेट टॉर्क जीरो इसलिए है कि नेट फोर्स जीरो है, नहीं, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्सेस आपस में क्या कर रही हैं? कैंसिल कर रही हैं। जैसे किसी चीज पे एफ फोर्स इधर लगना और एफ फोर्स इधर लगना, तो नेट फोर्स जीरो लग रहा है लेकिन लाइन ऑफ फोर्सेस आपस में कैंसिल नहीं कर रही। लेकिन किसी चीज पे एफ फोर्स इधर लगाओ और एफ ही फोर्स इधर लगाओ, नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों ही क्या हो जाएंगे? एक ही साथ जीरो हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, यही केस ले लेते हैं अपन दोबारा, मैं इसको थोड़ा और सुंदर बना देता हूं, और यही केस दोबारा ले लेते हैं, यही केस ले लेते हैं दोबारा से। ठीक है, ये वो चीज है, ये वो लूप है जिसके ऊपर अपन को ये वो लूप है जिसके ऊपर अपन को टॉर्क देखना है, और मैग्नेटिक फील्ड लेट से इस तरफ है बी इस केस में, और ये वही साइड ए और बी। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है, इसमें करंट वही इसी प्रकार से फ्लो कर रहा है आई वैल्यू का, और मैग्नेटिक फील्ड आई कैप में है और बी वैल्यू का है सब जगह। तो फोर्स लगेगा इसके ऊपर, नेट फोर्स लगेगा जीरो अभी भी। वजह क्या है? क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। क्या नेट टॉर्क निकालना आपको, करो फाइंड। देखो इस वाले एलिमेंट पे किधर फोर्स लगेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और ये भी इधर है, तो इस पर फोर्स लगेगा ही नहीं, एफ लगेगा इसके ऊपर जीरो। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट एंटी पैरेलल है, आई एल क्रॉस बी में एफ लगेगा इसके ऊपर भी जीरो, करंट इधर है मैग्नेटिक फील्ड इधर है। बच गए ये दो सेगमेंट्स, इनके ऊपर किसी डायरेक्शन में क्या लगेगा? टॉर्क या फोर्स। फोर्स भी देख लेते हैं पहले, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर स्ट्रेच करेंगे और करंट की तरफ ऐसा भेजेंगे, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अंदर की तरफ एफ वैल्यू का। मानते हो इस बात को? इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करो, इसके एफ वैल्यू का फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, कैसे लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट का डायरेक्शन ये है, तो इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा एफ वैल्यू का, ऐसे एफ डॉट डॉट डायरेक्शन में लगेगा एफ वैल्यू को। इसके ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है सभी पॉइंट पे, ऐसे 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 अंदर की तरफ, डेल एफ डेल एफ डेल एफ, और इसके ऊपर सभी पॉइंट पे बाहर की तरफ लग रहा है, तो क्या इसके ऊपर टॉर्क लगेगा? आंसर है यस, ऊपर टॉर्क लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि यार कभी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा चेंज करने पर सेम लूप में सेम सेंस में करंट फ्लो हो रहा हो, और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बदलने पर टॉर्क जो है वो कभी कभी आ जाता है और कभी कभी नहीं आता। तो हम इसको कैसे नेल डाउन कर लें? सबसे पहले इस चीज का वैल्यू फाइंड करते हैं, टॉर्क कितना आ रहा है, तो टॉर्क का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इस डायग्राम को मैं रीड्रॉ कर लेता हूं और हम टॉर्क का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, टॉर्क का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वो रेक्टेंगल है जिसके लिए हम टॉर्क का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं।
इसके अंदर इस सेगमेंट में करंट आई ऐसे, इस सेगमेंट में ऐसे, इस सेगमेंट में ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है। इसमें हमने देखा था फोर्स किधर लग रहा था, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड था, ऊपर की तरफ ये था, तो फोर्स किधर लग रहा था, फोर्स किधर। इसके ऊपर हमें टॉर्क इवेल्युएट करना है, तो क्या हो जाएगा टॉर्क, मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूँ फिर से एक बार, और टॉर्क को कैलकुलेट करने की कोशिश कर लेते हैं। ये वो रेक्टेंगल है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा था आई, इस टाइप से। ये साइड का लेंथ क्या दिया हुआ था, ए शायद, और ये दिया हुआ था बी। इसके अंदर हमने फोर्स फाइंड किया था कि अंदर की तरफ ऐसा लग रहा है, और कैसा, ऐसा था मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसा ऐसा करंट है, तो अंदर की तरफ और इस सेगमेंट के ऊपर फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, एफ और एफ। अब नेट फोर्स 0 हो तो टॉर्क आप कहीं से भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। टॉर्क का कैलकुलेशन आप किसी भी पॉइंट से कर सकते हो अगर नेट फोर्स 0 हो तो मैं इस पॉइंट से कर देता हूं। इसके इधर क्या फोर्स लग रहा है, एफ, और डिस्टेंस कितनी है, ए, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा एफ इंटू ए, और इसका खुद का टॉर्क हो जाएगा फोर्स का 0, क्योंकि इसी पॉइंट से पास हो रहा है, इसी एक्सिस से पास हो रहा है, आगे नहीं। तो एफ इंटू ए, क्योंकि हर एक पे एफ 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 लग रहा है ना, एफ इंटू ए। एफ का वैल्यू क्या होगा, इस फोर्स एफ का जो इस सेगमेंट पे लग रहा है, ये हाइट है बी, आई, तो इसमें जाने वाला करंट लेंथ बी, और मैग्नेटिक फील्ड भी है बी, और ऐसा। अब ये टॉर्क जो है वो एक बहुत शानदार एक्सप्रेशन में आ रहा है, इसको अपन लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू एरिया आई इंटू एरिया इंटू बी, ये आ रहा है टॉर्क। क्या आ रहा है, आई इंटू एरिया इंटू में बी। आई क्या चीज है, वो करंट जो इस लूप में फ्लो हो रहा है, एरिया, एरिया ऑफ द लूप है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। अब बच्चों हम किसी एनालॉजी को एस्टेब्लिश करने के लिए, और बहुत शानदार एनालॉजी है वो, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए इस टर्म को, आई और एरिया को एम लिख देते हैं। आई मतलब करंट इनटू एरिया, इसको मैं लिख रहा हूं एम। एम के चर्चे करेंगे अभी, एम को मैं पहले फिजिकली समझा देता हूं और फिर एम की बातचीत करेंगे। यहां पर एम को कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ऐसा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं किसको, एम को।